मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी जो अनुबंध है वो किसके द्वारा उसको पूरा किया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा, इसके बारे में है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 40 से लेकर 45 में डिफाइन किया गया है। तो आइए इसको समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिसर। यदि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल की आवश्यकता है, कुछ पर्सनल लर्निंग की, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को केवल जो प्रोमिसर है वही पूरा कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पर। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी ज्वेलर से ज्वेलरी बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपकी ज्वेलरी है केवल वही जो प्रोमिसर है वो बना के दे सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आपने किसी आर्टिस्ट से अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो केवल वही फोटोग्राफर है वो आपका फोटो बना सकता है, पोर्ट्रेट बना सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने अमिताभ बच्चन को साइन किया है फिल्म में लीड रोल प्ले करने के लिए, तो केवल अमिताभ बच्चन ही जो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं उस फिल्म में, जो अपनी एक्टिंग करके। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रकार से जो पर्सनल जो स्किल है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, या जो पर्सनल लर्निंग है, उसके आधार पर किए गए हैं। तो इसमें केवल प्रोमिसर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंट। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, क्रिएटिविटी की, पर्सनल जो क्रिएटिविटी है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रोमिसर है उसका एजेंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। यानी जैसे कोई, ये आप देखते हैं कि जो एजेंसी जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो अपने कार्यों को करने के लिए जो एजेंट है उसको अपॉइंट कर सकता है। तो ये वही संभव है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है लीगल केयर्स। अब देखिए, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी इस प्रकार के हैं जिसमें पर्सनल स्किल की या कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत योग्यता की। तो ऐसे में यदि प्रोमिसर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है बाय थर्ड पार्टी। और देखिए, ये जो तीन पॉइंट्स हमने देखे थे, प्रोमिसर, एजेंट और लीगल हेयर, ये तीनों सेक्शन 40 में डिफाइन किए गए हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी का क्या कंसेप्ट है, जैसे बैंक से लोन लेते हैं आप, तो बैंक क्या है, किसी गारंटर या जिसको हम श्योरिटी के नाम से जानते हैं, प्रतिभू, उसकी डिमांड करता है कि यदि आप पे नहीं कर पाए तो आपके बिहाफ पर कौन व्यक्ति है जो पे करने का वादा कर सके या गारंटी दे सके। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप पे नहीं करते हैं तो फिर वो जो श्योरिटी है, जो गारंटर के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है। और यदि प्रोमिसी के द्वारा थर्ड पार्टी से यदि परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली गई है तो उसके बाद प्रोमिसी कभी भी प्रोमिसर से री परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता, अगेन परफॉर्म करने की डिमांड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, यानी एक से अधिक व्यक्ति मिलकर प्रॉमिस करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, इनको भी समझते हैं।
सबसे पहले है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। देखिए यदि 5 व्यक्ति कहीं किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए पे करने का वादा करते हैं, तो ये क्या है, जॉइंट लायबिलिटी है 5 व्यक्तियों की, पर सभी के द्वारा सामूहिक रूप से 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यदि यहाँ पर उन प्रॉमिसर्स की मृत्यु हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो 50,000 रुपए का भुगतान करेंगे। अब उसके बाद ये जो प्रोविजन थे वो सेक्शन 42 में। अब हम सेक्शन 43 में क्या है प्रोविजन उसको समझते हैं। कंपेलिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द होल प्रॉमिस टू वन और मोर प्रॉमिसर, यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे एक 5 लोग मिलकर आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो मुझे 50,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि जो 5 लोग हैं जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 50,000 रुपए का पेमेंट करेंगे, तो मैं 5 में से किसी एक व्यक्ति को भी फोर्स कर सकता हूँ कि वो पेमेंट करें, और मैं उससे होल पेमेंट की भी डिमांड कर सकता हूँ। अब क्या होगा, यदि मैंने किसी एक प्रॉमिसर से पूरा पेमेंट प्राप्त कर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रॉमिसर जिसने फुल पेमेंट किया है वो अदर प्रॉमिसर से कंट्रीब्यूशन की डिमांड कर सकता है। यानी 5 लोग थे जिन्होंने मुझे 50,000 रुपए देने के लिए प्रॉमिस किया था, मैंने वो 50,000 रुपए एक ही व्यक्ति से, एक ही प्रॉमिसर से एक्सेप्ट कर लिए। अब जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपए मुझे दिए थे वो अपने हिस्से का छोड़कर 10,000 रुपए उसके हिस्से का था, और बाकी जो 40,000 बच गया वो बचे हुए 4 प्रॉमिसर से उस कंट्रीब्यूशन को प्राप्त करने का कानूनी रूप से उत्तराधिकारी अधिकारी होता है, ठीक है। वो उनसे जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है बाकी बचे हुए 4 प्रॉमिसर से वो प्राप्त कर सकता है 40,000 रुपीज, यानी 10,000 फ्रॉम ईच प्रॉमिसर। और ये जो प्रोविजन है वो 43 जो सेक्शन है उस पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन आउट ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स, यानी जब एक से अधिक प्रॉमिसर्स हो तो उसमें एक प्रॉमिसर्स को यदि रिलीज किया जाए, उसको दायित्व की पूर्ति करने से छूट दे दी जाए, तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसका भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे 5 व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो 5 मिलकर मुझे 50,000 रुपए का जो पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद। अब क्या है, एक व्यक्ति है जिसको मैंने छूट दे दी कि भाई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे 50,000 रुपए होल अमाउंट था, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया, 10,000 रुपीज फॉर ईच प्रॉमिसर। एक व्यक्ति को मैंने छूट दे दी, रिलीज कर दिया उसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बाकी बचे हुए जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो मुझे 40,000 रुपीज यानी 10,000 फ्रॉम ईच प्रॉमिसर्स वो मुझे पे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को छूट दी गई है उसके अलावा बचे हुए सभी जो प्रॉमिसर्स हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है ये जो हम पढ़ रहे थे प्रोविजन वो सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है। अब है नेक्स्ट सेक्शन 45, राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसिंग। अब देखिए पहले हमने बात की थी जॉइंट प्रॉमिसर्स, ठीक है ना, यानी संयुक्त वचनदाता, एक या एक से अधिक जो प्रॉमिसर्स होते हैं प्रॉमिस करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। और यदि एक से अधिक जो प्रॉमिसर्स हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स, ठीक है ना, वो जॉइंट प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसर भी जॉइंट है और प्रॉमिसी भी जॉइंट है, यानी एक या एक से अधिक प्रॉमिसर और एक से अधिक प्रॉमिसी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तो देखिए जब एक से अधिक प्रॉमिसी होते हैं जिनके सामने जो जॉइंट प्रॉमिसर्स के द्वारा प्रॉमिस किया गया है,
तो उस केस में क्या रूल्स है समझते हैं। जैसे 5 व्यक्ति हैं और उन्होंने क्या है, दूसरे जो 5 व्यक्ति हैं उनसे प्रॉमिस किया कि वो उन्हें 50,000 रुपये पे करेंगे। तो देखिए जिनसे प्रॉमिस किया गया है, जिनको हम वचन ग्रहीता या प्रॉमिसी के नाम से जानते हैं, तो यदि वो जीवित रहते हैं तो ये जो पेमेंट है उनको किया जाएगा। यदि जो जॉइंट प्रॉमिसी है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कानूनी उत्तराधिकारी, वो प्रॉमिसर से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की डिमांड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट प्रॉमिसी है तो उस केस में भी जॉइंट प्रॉमिसी खुद डिमांड कर सकते हैं प्रॉमिसर से परफॉर्मेंस के लिए, या जो जॉइंट प्रॉमिसी है उनकी मृत्यु के बाद उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉमिसर से डिमांड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो इसमें 5 बातें आपको याद रखना है और ये सेक्शन 40 से 45 में डिफाइन है। 5 बातें क्या है कि जिसमें पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सनल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें जो कोई भी व्यक्ति एजेंट कर सकता है उसको पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। जिसमें पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता है तो उसे केवल प्रॉमिसर पूरा कर सकता है। और यदि प्रॉमिसर्स की मृत्यु हो गई है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेयर, कानूनी उत्तराधिकारी, वो उसको पूरा कर सकते हैं। और यदि जो प्रॉमिसी है वो थर्ड पार्टी से भी जो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो थर्ड पार्टी के द्वारा भी प्रॉमिसर्स के बिहाफ पर जो परफॉर्मेंस दी जा सकती है। और उसके बाद हमने पढ़े थे कि जॉइंट प्रॉमिसर्स से संबंधित क्या प्रोविजंस है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।